हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो आप लोग? बढ़िया है। सांस वूस आ रही है? जिंदा उंदा हो ना? आवाज आवाज आ रही है? एक बार देख लो, टच उच करके शरीर में। अरे सांस वूस आ रही है आप लोगों को? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज सांस वूस आ रही है? अनु। गुड आफ्टरनून अनु। हेलो सर। अच्छा हाँ, दो तीन बातें हैं एक्सरसाइज को लेकर। टेस्ट आपका आज नहीं कल होगा। कब होगा? टाइमिंग मैं शाम को बताऊंगा। आज इसलिए नहीं ले रहा हूँ। आज नहीं, कल क्लास बंद रहेगा विनायक। अभी देखो लौकुश ने फोन करके कह रहा था कि सर क्लास इतना दे रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो दो तीन बातें सुन लो जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। टेस्ट आप लोगों का कल होगा। कब होगा? कल। टेस्ट आप लोगों का क्या होगा? कल टेस्ट होगा, कल। फिजिक्स का होगा। चैप्टर 1 का होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे आप देते हो टिक मार्क वाला, उस टाइप से होगा। ठीक है, 40 मिनट का समय रहेगा। 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 40 मिनट का समय रहेगा, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 40 मिनट का समय, 30 क्वेश्चन, ठीक है। समझे? ये आपका कल के लिए फिजिक्स का टेस्ट है, संडे को। आज सैटरडे को नहीं हो रहा है, संडे को। मैं हालांकि एक अलग से भी वीडियो बनाकर आवश्यक सूचना के रूप में बता दूंगा। नंबर 1 का, संडे को ही आपको एक इंग्लिश की क्लास होगी, जो कि शायद 8 बजे से हो। 8 बजे से हो। 8 बजे से, हाँ, ये 8 बजे से इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है। 8 से 11 ये दो क्लास होती है इंग्लिश की। वो रीडर वाली होगी, एक फ्लेमिंगो वाला, एक का रेनबो वाला, दोनों क्लास होगी संडे को ही, ठीक है। ये दो क्लासेस संडे को होंगी। आपको संडे को टेस्ट देना है, संडे को ये करना है, बाकी रिवीजन करना है चैप्टर 10 का और चैप्टर 11 का। अच्छा, एक चीज और सुनो। मैं चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परसों चौथ दिन देने वाला था, फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। इसके बाहर आपको कुछ नहीं तैयार करना है। 40-50 क्वेश्चन था। मैथ का टेस्ट नया हो रहा है। मैथ का टेस्ट होगा कब? जब रिवीजन कराऊंगा तब। रिवीजन होगा, उसके बाद मैथ का टेस्ट होगा। चैप्टर 1 का टेस्ट होगा रिवीजन के बाद। पहले रिवीजन, उसके बाद टेस्ट। फिजिक्स में भी मैं यही सोच रहा था, लेकिन तो चैप्टर 1 का करा देते वाकई, उसके बाद फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद रिवीजन होगा, तब टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। डोंट वरी, रिवीजन के बाद टेस्ट होगा मैथ का, ठीक है। रिवीजन हुआ उसके बाद टेस्ट होगा, उसमें संडे सैटरडे नहीं देखा जाएगा। बस मैथ में रिवीजन होते जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होता जाएगा, ठीक है। समझे बात को? समझे ना? मैथ का वो हुआ, ठीक है। बायोलॉजी का भी कंप्लीट होने के बाद रिवीजन एक चैप्टर का होता है, उस चैप्टर का टेस्ट, फिर रिवीजन तो उस चैप्टर का टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, इसी तरह से आगे तैयारी होगी, ठीक है ना। फिर 2 चैप्टर का टेस्ट, फिर 3 चैप्टर का टेस्ट, फिर 4 चैप्टर का टेस्ट, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 10, ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। पहले एक चैप्टर का टेस्ट, फिर 2 चैप्टर का एक साथ, फिर 3 चैप्टर का एक साथ, फिर 4 चैप्टर का एक साथ, फिर 5 चैप्टर का एक साथ, इसी तरह से होगा। हाँ, बायोलॉजी क्लास होगी आज, क्यों नहीं होगी? हम्म बोल रही थी मैम, बोल रही थी। बायो का क्वेश्चन अपलोड नहीं हो पाया है, बायो क्वेश्चन बन नहीं पाया है। मैम तो टिक कर दी थी, क्वेश्चन टाइप हो गया था। एप्लीकेशन पे ही रिवीजन होगा, यूट्यूब पे थोड़ी ना होगा। ये एप्लीकेशन पे रिवीजन होगा। एप्लीकेशन पे रिवीजन क्लासेस चलेंगी लाइव। समझे? टेस्ट कल होगा। हाँ, टेस्ट कल होगा। मैं नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो बायो का क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, इसलिए दरअसल कहा था कि जन्माष्टमी थी, कल कोई आया नहीं था। आज मैं बुलाया हूं तो आज मेरा ही क्वेश्चन टाइप हो रहा है, ठीक है। तो टाइप हुआ नहीं है, इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 क्या है? हाँ, ठीक है। अब ये टेस्ट का टाइम क्या होगा, ये मैं आपको
समझ बूझकर नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ये क्लास का टाइमिंग फिक्स समझिएगा, क्योंकि सर से मेरी दोपहर को हल्का से बात हुई है, रात को बात करके कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। 2 टाइम हो गया। अच्छा हाँ, अब सुनिए एक्सरसाइज की बात करता हूँ। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में क्या है सुनिए ध्यान से, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स की बात करता हूँ। फिजिक्स में क्या क्या होमवर्क रहेगा फिजिक्स से। देखो कल तो क्लास होगी नहीं ना, और आज भी क्लास आपको मैं 8:40 वाला नहीं लूंगा। तो आज मैं क्या टारगेट बनाया हूं कि चैप्टर 10-11 कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो 8:40 वाला क्लास लूंगा, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो लूंगा, अगर कंप्लीट हो गया तो नहीं लूंगा। फिर आप लोग समझिए, उस हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। नंबर 1 बात तो इसका जो भी एक्सरसाइज के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मैं संडे मंडे को दूंगा, ठीक है। ये मंडे को दूंगा। मैं आज जो देने वाला हूं ये चैप्टर 10 के चैप्टर 10 का देने वाला हूं। क्या ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, ज्यादा नहीं, 30-40 ऑब्जेक्टिव है। इतना अगर पढ़ लिए चैप्टर 10 में तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और कुछ कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है। ये भी 10-12 दूंगा, इतना पढ़ लीजिएगा। आपका पोलराइजेशन वगैरह का रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपका, समझे। ये आज का मैं बता रहा हूं होमवर्क, ठीक है। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं दे रहा हूं, फिजिक्स लगा लो। केमिस्ट्री देखो भाई, मैं सोचता हूं जितना पढ़ाऊं उतना आप लगा सको। हाँ, एप्लीकेशन पे ही टेस्ट होगा। हाँ, इंग्लिश बंद नहीं हो, इंग्लिश कल चलेगा, कल चलेगा ना। देखो मेरे यहाँ लवकुश फोन किया था आज, कह रहा था सर कितना पढ़ा क्यों रहे हैं आप, में पढ़ नहीं पा रहे। देखिए विनायक करा केमिस्ट्री का भी क्लास मत लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री क्लास मैं लूंगा भाई, केमिस्ट्री पीछे। अभी बात पूरा सुनिए, अभी बात कंप्लीट करने दो आप। देखो अगर ये कंप्लीट नहीं होगा चैप्टर 11 तो मैं लूंगा, हो गया तो नहीं लूंगा। अब आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री की बात करता हूं। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपको फिनाल फिनाल के पूरे क्वेश्चंस करने हैं, शाम से लेकर कल दिन भर में फिनाल के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। मंडे को मैं इसमें ईथर का क्वेश्चन दूंगा। ईथर का क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखूं यार, मंडे को मैं इसका ईथर का क्वेश्चन दूंगा ना, ईथर का क्वेश्चन दूंगा मंडे को। तो मंडे को 2 क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको, एक तो चैप्टर 11 का और इधर ईथर का। संडे तक आप फिनाल का कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद एक बात और सुनिएगा सभी लोग, एल्कोहल फिनाल ईथर का फाइनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, इसके आगे कहीं नहीं देखना है, इधर उधर 5-6 किताब नहीं पढ़नी है। वो वाला ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा मंडे को। मैं मंडे नहीं, ट्यूसडे को दूंगा, क्योंकि मंडे को ज्यादा काम हो जा रहा है आपके पास। इसको मैं ट्यूसडे को दूंगा, इसको मैं ट्यूसडे को दूंगा फाइनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका सिस्टम है, टेस्ट से लेके सब चीजें बता दिया। और हाँ, एक इंग्लिश वाले सर बताए थे, इंग्लिश में जो आपका एक चैप्टर चल रहा है रेनबो ना, रेनबो चैप्टर 1 का करीब 66 क्वेश्चन सर ने दिया है। ये भी हमको इंग्लिश का अपलोड करना है, इंग्लिश का आंसर के साथ में 66 क्वेश्चन रेनबो का ऑब्जेक्टिव टाइप हो चुका है, इसको भी अपलोड करना है। इसे भी आपको संडे तक सॉल्व कर लेना है। इतना काम संडे तक करना है। समझ में आ गया कौन सा क्या करना है। एक केमिस्ट्री का क्लास लूंगा मैं, वो विनायक कर रहे थे इसलिए केमिस्ट्री क्लास बंद करने की कर रहे थे, मैंने वही कहा केमिस्ट्री क्लास बंद कर रहा हूं। समझ में आया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अरे मैं बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, संडे को कितने बजे है ये मैं आपको टाइमिंग नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। नंबर 1 बात, नंबर 2 बात है, संडे को इंग्लिश की क्लास चलेगी 8 से 11 AM सुबह में, ठीक है, ठीक है। नंबर 3 बात, फिजिक्स की मैं रिवीजन क्लास की बात कर रहा था, तो ध्यान देना फिजिक्स की रिवीजन क्लास में आपकी फिजिक्स की क्लास चैप्टर 11 कंप्लीट अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो 8:40 से क्लास चलेगी, हो गया तो नहीं चलेगी। चैप्टर 10 जो है उसका ऑब्जेक्टिव 30 से 40 ऑब्जेक्टिव आज अपलोड होगा, इसे आज
और 10 सब्जेक्टिव, 30-40 ऑब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव, ये दो चीजें अपलोड होंगी आज चैप्टर 10 का। इसे आज ही आपको लगा लेने हैं या कल तक लगा लेना। नहीं, कॉपी चेक करने की जरूरत ही नहीं, वो आपने आप कॉपी सबमिट करोगे रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, नहीं जरूरत है, वो कॉपी चेक करने वाला नहीं बात है उसमें। कॉपी सबमिट, रिजल्ट आ गया तुरंत, इंस्टेंट, 4 घंटे 40 मिनट बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अरे सचिन अचित यादव बहुत दिन बाद आ रहे हो ना, इधर ध्यान दो। केमिस्ट्री में फिनाल का क्वेश्चन दिया जा चुका है, ईथर का मंडे को देंगे, फाइनल ऑब्जेक्टिव ट्यूसडे को देंगे, जहिया देंगे तहिया आपको करना भी है। इंग्लिश का 66 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेनबो वाले का, ये आज मिलेगा या फिर कल तक मिलेगा, उसे आप कल कर लेना। नहीं नहीं, 40 क्वेश्चन 30 मिनट में, 49 क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन 30 मिनट में करना है इसमें, ठीक है, नहीं 30 क्वेश्चन 40 मिनट में, ठीक है। ये पूरा है आपका सिस्टम। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे चैप्टर 10 का सोल्यूशन नहीं दिया गया है क्या? सोल्यूशन तो दिया गया है ना, कौन कर रहा है चैप्टर 10 का? अच्छा, चैप्टर 10 केमिस्ट्री वाले का सोल्यूशन ये मैं बुधवार को अपलोड कराऊंगा, ठीक है। चैप्टर 10 केमिस्ट्री का सोल्यूशन की बात कर रही हूँ क्या? बिल्कुल, मैं इसको बुधवार को अपलोड कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, टेस्ट एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है, टेस्ट कैसे देना ये बता दूंगा। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। अगर आज ये कंप्लीट नहीं हुआ तो 40, मैं 9, 8:40 पे क्लास लूंगा, इसलिए भाई क्लास में इज्जत से बढ़िया से बैठे रहना। कल कहां तक हुआ था? आज टेस्ट नहीं हुआ, कल टेस्ट होगा। देखो, मैं सोचता हूं कि जितना पढ़ो उतना साथ में कंप्लीट करते चलो। क्वेश्चन अगर साथ में लगाते चलोगे दोबारा नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, साथ साथ में उतना लगाते चलो। क्वांटम तक हुआ था, अच्छा क्वांटम थ्योरी हुआ था। 1 मिनट में देखूं क्वांटम थ्योरी के आगे क्या पढ़ाना है। दिल्ली, क्वांटम थ्योरी हो गया था, तो आगे हेडिंग डालिए आप लोग। तो अब आगे सभी लोग हेडिंग डालिए, कार्य फलन। क्या डालना है? कार्य फलन। कार्य फलन क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, कार्य फलन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होता है, उसे कार्य फलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कार्य उसे कार्य फलन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं ना, कार्य फलन कहते हैं। कार्य फलन का मात्रक जो होता है जूल होता है। मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना? कार्य फलन का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य फलन का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसे जो है स्मॉल w से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है स्मॉल w से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। कार्य फलन
स्मॉल w इज इक्वल टू होता है h न्यू नॉट, या फिर स्मॉल w इज इक्वल टू h c अपॉन लैम्डा नॉट। दोनों फार्मूलों में से कोई न कोई फार्मूला कार्य फलन के लिए यूज किया जा सकता है। नोट कर लो सभी लोग इतना कार्य फलन के बारे में। कार्य फलन के बारे में नोट करो सभी लोग। हो गया नोट? अरे नोट हुआ कि नहीं हुआ? एक परिभाषा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एक परिभाषा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वह परिभाषा है निरोधी विभव का। तो हेडिंग डालिएगा, निरोधी विभव किसे कहते हैं? निरोधी विभव किसे कहते हैं? निरोधी विभव किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, कैथोड, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कैथोड क्या होता है। कैथोड, कैथोड के सापेक्ष, के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष प्लेट एनोड को दिया गया, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम और ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम और ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान, जिस पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह न्यूनतम विभव, न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहलाता है। वह क्या मान क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। इसे जो है हम लोग इसे V नॉट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इससे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। नोट करो सभी लोग निरोधी विभव की परिभाषा। और एक क्वेश्चन लिखना सभी लोग। पहले नोट करो फिर मैं बता रहा हूं। एक नोट लिखना सभी लोग। जो निरोधी विभव होता है प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश की सुग्राही,
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव जो होता है यह क्या, प्रकाश की आवृत्ति जो होती है तथा पदार्थ की सुग्राहीता पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। प्रकाश की सुग्राह्यता पर क्या करता है, निर्भर करता है ना। ये स्टेटमेंट है, प्रकाश पदार्थ की सुग्राहीता प्रकृति पर निर्भर करता है, या प्रकाश की प्रकृति पर, यहाँ पे सुग्राही प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब समझ रहे हैं, निरोधी विभव जो होता है प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करता है तथा पदार्थ की कैसा पदार्थ यूज कर रहे हो उस पे निर्भर करता है ना। निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है तथा पदार्थ की सुग्राह्यता यानी प्रकाश की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन दोनों पे निर्भर करता है कौन, निरोधी विभव। समझे? हाँ समझे निरोधी विभव के बारे में? आप लोग समझ गए निरोधी विभव के बारे में? बताओ, समझ गए कि नहीं समझ गए ना? ठीक है भैया। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि धातु की क्रिया मतलब कार्य फलन पर आता है। मैं क्वेश्चन लिख के करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, सोडियम धातु की सतह पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। सोडियम धातु की सतह पर, सोडियम धातु की सतह पर ना, सोडियम धातु की सतह नहीं, सोडियम धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान 1500 एंगस्ट्रॉम है। के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान जो है कितना है, 1500 एंगस्ट्रॉम है। 1500 एंगस्ट्रॉम है। तो उसके लिए कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। तो सोडियम धातु के लिए कार्यफलन का मान कीजिए, कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। सोडियम धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान 1500 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान क्या है, 1500 एंगस्ट्रॉम है ना। तो देखिए आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है, सोडियम धातु के लिए देहली तरंगदैर्घ्य का मान कितना, 1500 एंगस्ट्रॉम है। मानी लैम्डा नॉट का वैल्यू दिया है 1500 एंगस्ट्रॉम, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो सोडियम धातु के लिए कार्यफलन का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कार्यफलन W = दो फार्मूला होता है, W = SC/लैम्डा नॉट ना, या फिर S म्यू नॉट, ये दो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कौन लगेगा, W = HC/लैम्डा नॉट वाला फार्मूला लगेगा। जहां पर आपको C का वैल्यू पता है क्या होता है, 8। C का वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। C का वैल्यू, H का वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको पहले, क्या होता है 6.62 × 10⁻34 क्या होता है -34 जूल सेकेंड। ये किसका मान होता है, H का मान होता है ना। तो आपको W का मान कैसे निकालोगे आप, W = क्या लिखोगे आप लोग बताओ।
h का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c का मान 3 इंटू 10⁻8 अपान लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना दिया 1500 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको मीटर में चेंज करते, मीटर में चेंज करते 10⁻10 का गुणा कर देते हैं। ये आपका यहां से क्या कार्यफलन का मान निकल के आ जाएगा ना, 36 का 18 1 पॉइंट कुछ में आएगा। समझे कि नहीं समझे? इस तरह से निकाल लोगे आप लोग, हाँ निकाल लोगे कार्यफलन का मान, गुणा भाग करके आंसर निकाल लेना। 36 का 18 10 34 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा, 24 में से 8 8 का 24 8 19 16 10⁻16 के 16 और फिर इसे गुणा भाग करोगे, जो भी आंसर आया कर लेना आप लोग। कुछ नहीं करना है आपको, दिल्ली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया है, आपको एच का मान याद होता है 6.62 इंटू 10⁻34 और सी का मान इतना मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये दिया होता है। ये क्या होता है ऑलरेडी गिवन होता है, क्या होता है ऑलरेडी गिवन होता है। इन दोनों का मान बस फार्मूला में रखना है, आंसर आ जाएगा। आंसर गुणा भाग करके निकाल लेना, मुझे भी नहीं पता यार, याद नहीं आंसर। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जस्ट उल्टा जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। किसी धातु का कार्यफलन जो है, किसी धातु का कार्यफलन है आपके लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या किसी धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, कर लोगे क्या आप लोग क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन कर सकते हो ये वाला। किसी धातु के लिए कार्यफलन का मान कितना है 8.275, बढ़िया है, जो भी हो मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा। ये कर लोगे, ये मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा, गुणा भाग करके खुद से आंसर निकाल लेना। इसमें सिंपल तो है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ओमेगा नॉट का वैल्यू दे रखा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको म्यू नॉट का वैल्यू ज्ञात करना है ना, म्यू नॉट का वैल्यू ज्ञात करना है। आपको पता ओमेगा नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है, आपको फार्मूला पता है, ये आपको आज आज ही पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। यहां से म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट अपान एच हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान एच का वैल्यू वही वैल्यू रखते हैं 6.62 इंटू 10⁻34। एक बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम लोग जूल में चेंज करेंगे, तो जूल में चेंज करने 1.6 इंटू 10⁻19 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब गुणा भाग करके काट देंगे, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आंसर बताओ, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, कभी कभी क्या करता है आपसे तरंगदैर्घ्य पूछ लेता है, कभी कभी आवृत्ति पूछ लेता है, आवृत्ति तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य आवृत्ति, इसका यही कमोह है और कोई काम नहीं है इन बदमाशों का काम।
इन बदमाशों का काम कोई नहीं है, ठीक है। इन्हीं के बीच इर्द गिर्द क्वेश्चन रह जाता है। समझे कि नहीं समझे ना, गुणा भाग कर लेना। और निरोधी विभव के बारे में तो आपको बता ही दिया। कैथोड 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 के सापेक्ष एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम विभव, न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो कि क्या कर देता, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य कर देता है, उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं ना। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, मैं लिख रहा हूं, बताना जरा सभी लोग। बताना। चलिए क्वेश्चन लिखना, बताना था। क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यह है कि मैंने स्टार्टिंग बता दिया, राधिका टेस्ट कब होगा। एक मिनट आप लोग रुकिएगा, तो क्लास का टाइमिंग बता दीजिए। क्लास का टाइमिंग ये 2 बजे से एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, कुछ लफड़ा हो गया। हेलो, क्या हुआ? एक मिनट, मैं 5 मिनट फोन करता हूँ आपको, 1 मिनट, 1 मिनट मुझे समय देना बस। बात कराइए मेरी उनसे, बात कराइए। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, चलो ठीक है, इसको मैं दोबारा बता देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यही था। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है, किसी धातु की का कार्यफलन क्या 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत प्रवाह के लिए देहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग जानते हो फार्मूला क्या है इसमें, डब्ल्यू नॉट का कार्यफलन मतलब डब्ल्यू नॉट का वैल्यू दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वी नॉट का वैल्यू या म्यू नॉट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू नॉट या म्यू नॉट इज इक्वल टू एच म्यू नॉट होता है। तो यहां से वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट इज म्यू नॉट अपान एच हो जाएगा। यहां से 1.8 रखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है इसलिए 1.62 10 पावर -19 का गुणा कर दिया और एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 पावर -34 रख दिया। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हर्ट्ज आपका क्या डेली आवृत्ति आएगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन इसमें पूछा ही ऐसे जाता है, पूछ दिया गया वैसे एग्जामिनर नहीं पूछता है। मैं सेफ जोन के लिए करवा दे रहा हूँ, एनडीए उनडीए में पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, नेवी या एयरफोर्स में पूछता है। तो यहाँ पे मैंने सेफ जोन के लिए करवा रखा है आपको, ठीक है। सिंपल देख लेना, या तो कभी तरंग दैर्ध्य का कार्यफलन पूछ लेगा, आवृत्ति, यानी जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं दो फार्मूले पर आधारित बनेगा, आप इसे देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं दोनों फार्मूले बनेगा। कभी डब्ल्यू देकर म्यू नॉट पूछेगा, कभी म्यू नॉट देकर लैम्डा पूछेगा, या लैम्डा देकर म्यू नॉट पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम किस पे लिखते हैं, निरोधी विभव पे लिखते हैं, ठीक है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना सभी लोग। अब मुझे बताना, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की निरोधी विभव निर्भर करता है, प्रकाश
इलेक्ट्रॉन का निरोधी विभव निर्भर करता है। निरोधी विभव निर्भर करता है, किस पे करता है? ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए। कौन? ए। ऑप्शन नंबर ए लिखना सभी लोग। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ऐसे ही, यहाँ पे ध्यान देना। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर ऑप्शन नंबर 2 ध्यान देना, क्या है? ऑप्शन नंबर 2 लिखना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ पर, आपतित आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड की पदार्थ पर, ठीक है। तीसरा लिखना सभी लोग, केवल कैथोड के पदार्थ पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर, केवल कैथोड के प्रभाव पदार्थ पर। चौथा लिखना सभी लोग, चौथा ऑप्शन है यहां पर, केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता, केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ये 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से बताओ? प्रकाश की निरोधी विभव निर्भर करता है किस पे? कैथोड पर, एनोड पर वाले भारी ध्यान देना, यहाँ पे क्या? निरोधी विभव प्रकाश की आवृत्ति तथा पदार्थ की सुग्राह्यता प्रकृति पर निर्भर करता है। मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति साथ ही कैथोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेगा निरोधी विभव से, ठीक है। अच्छा, निरोधी विभव में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है? आंसर बताना। निरोधी विभव में प्रकाश विद्युत धारा का, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता रहा हूं ना। टाइपिंग क्वेश्चन नहीं, टाइपिंग लगा देता मैं, नहीं है इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूं। बताओ, निरोधी विभव में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। अरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, शून्य होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। शून्य होता है, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ना। निरोधी विभव से ऐसे ही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव ना। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आशीष, आशीष पानी थोड़ा दे। अरे तरंगदैर्घ्य नहीं पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में, विवेक कुमार। तरंगदैर्घ्य नहीं पूछा था मैंने, आवृत्ति पूछा था। कहां दिमाग है? तरंगदैर्घ्य बता रहे हो, आवृत्ति पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में भाई विवेक, आवृत्ति पूछा था। कहां, कैसे आंसर दे रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, इसमें आवृत्ति पूछा था मैंने। ये देखो क्या पूछा है इसमें। इसमें पूछा हो देहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। कहां बता रहे हो आप? आवृत्ति का मान बताइए। नहीं, इंग्लिश से क्लास नहीं हुआ था आज, फालतू की बात। चलिए, क्या आप आईडी डालना? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। मैं पानी पी लेता हूं फिर स्टार्ट करता हूं।
तो ध्यान देना प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। जब जब विशिष्ट आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति, जब विशिष्ट आवृत्ति अथवा फिर उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश किसी धातु की सतह पर क्या होती है, आपतित होती है, आपतित होती है। धातु की सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। धातु की सतह पर क्या होती है, आपतित होती है ना। तो क्या होता है, धातु की पृष्ठ से, तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, उत्सर्जन होने लगता है, या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को, ये तो मैंने पहले भी बता रखा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं ना। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। यदि मान लीजिए ये धातु का सतह है, इस पे ये लाइट आकर आपतित होती है, मान लीजिए, तो यहां से आपतित होगी ना, तो क्या होगा, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, लाइट के प्रभाव में आने के कारण यहां से कहा भाई अब तू आया तो मैं यहां से क्या चला गया, छोड़कर क्या होता है, बाहर चला जाता है। छोड़कर क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर आपतित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके सतह पर आकर यहां से इलेक्ट्रॉन उठता है, बाहर क्या चला जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां था, यहां था, अब इलेक्ट्रॉन कहां चल गया, बाहर चला गया। ये प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यही सेम इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। कब, जब इस पे प्रकाश प्रवाह मतलब प्रकाश की आवृत्ति क्या हुई, आपतित हुई। यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन थे, कई सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, कई सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही प्रवाह हुई, जहां पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन उठा और चला गया बाहर। समझे बात को, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का वैद्युत प्रवाह कहलाता है। यानी जहां पे धातु की सतह पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरे होते, इलेक्ट्रॉन ये प्रकाश जहां पे आपतित होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर चले जाते हैं। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। शायद ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अभी क्या बता रखा है आपको, है ना, जो पढ़ा रखा है शायद मैंने। चलिए छोड़िए, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए आप सभी लोग। क्या लिखना है, अगला हेडिंग डालिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। ये पूछा जाता है एग्जाम में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसमें पहला नियम लिखिएगा सभी लोग। पहला क्या है, प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देखिए इस पे जो ये प्रकाश आपतित हो रही ना, कितना इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, ये किस पे निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतने धारा बहेगी, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा उतने धारा बहेगी। तो प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मान, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत धारा
धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या होती है, निर्भर करती है, निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पे क्या होती है, निर्भर करती है। नंबर 1। नंबर 2 लिखना, नंबर 2 भी जानते हो, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा देखो, प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर करती है। लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा देता है। क्वेश्चन कैसे घुमाता है मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप इसे लिखिए, फिर मैं दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर घुमाता है। देखिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। दो बात हो गई, नहीं हो गई? यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, प्रकाश वैद्युत धारा या कितने इलेक्ट्रॉन वहां से उत्सर्जित होंगे, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितना होगी, यह आपके आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। बात समझना सभी लोग, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, किसकी? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। करेक्शन कैसे करना है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नोट करो इतना सभी लोग, दोनों। यानी तीव्रता चाहे जितना बढ़ा लें घटा लें, प्रकाश की जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुछ कम बेसी नहीं होगा। बस समझे बात को, प्रकाश की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम बेसी नहीं होगा। जैसे मैं आपको करूं, मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, लेकिन आप तो हो गांव के एकदम छुट्टा भेड़ आदमी, कितना भी कोई कितना पढ़ा ले, कोई कितना सस्ता से सस्ता कोर्स दे दे आपको, पढ़ाई तो करोगे नहीं आप। मैं सस्ता कोर्स दूंगा, आप पढ़ाई करने के लिए आओगे तो, लेकिन पढ़ोगे नहीं, वही बात। बात समझ रहे हो? अगर पापा गोजी लेके बैठ जाए सामने, गोजी मतलब एक लब्दा लेके बैठ जाए सामने, है ना, तो आप पढ़ने के लिए तो बैठ तो जाओगे। प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर तो करती है भाई। जितना धारा बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं यहां समझाना चाहता हूं आपसे, यहां से
जितना धारा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा धारा पर, तीव्रता पे निर्भर नहीं करता। जितना तीव्रता बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन यहां से, तन 10 इंटेंसिटी अगर 10 रखा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 20 रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है आप पढ़ना, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो दोनों बात समझना, प्रकाश वैद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहां से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा भी। आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी ना। चलो तीसरा पॉइंट लिखना। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन की, रहने दो भाई, तू कहां जा रहा है, तू कहां जा रही है। इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है आपतित प्रकाश के, ध्यान देना, आपतित प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है। बात समझे? तो गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, आवृत्ति पे निर्भर करती है, तीव्रता पे निर्भर नहीं करती है। बात समझे, समझ गए? चलो एक बात और समझो भाई, एक बात और समझो। अच्छा, अगर मान लो पापा जो है एक लबदा लेके, डंडा लेके तार से मारे पीठ पर बढ़िया से, एकदम कस के बढ़िया से, तो आप क्या करोगे, सेकेंड भर रुकोगे पढ़ने के लिए, तुरंत वहीं गिर के एकदम कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ जाओगे, है ना, तुरंत सेकेंडों भर में। क्यों भाई, पिताजी अगर लबदा लेकर एक धार से मारे पीठ पे तो क्या करोगे आप, वेट करोगे, सेकेंड भर रुकोगे क्या, नहीं ना, तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे ना, तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे। लबदा पीठ पे पढ़ने और पढ़ने के बीच कोई भी समय अंतराल नहीं रहेगा आपके, है ना, यही रहेगा ना, मजा आ जाएगा। क्यों, मारते होते हैं कि नहीं पापा आप लोग, मारते तो फिर आप लोग दीवाने आदमी थोड़ी ना बनते। पापा अगर आप लोगों को मानते, मारते तो दीवाने, आधे से ज्यादा तो हॉस्टल वाले हैं सब में। हाँ लबदा, वह गोजी, हम भी जानते हैं। हाँ कभी नहीं मारते इसीलिए मन बढ़ गया आप तुम लोगों का। सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं भाई, मारना चाहिए पापा को। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, रहने दो। चलो आते टॉपिक। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि आपतित प्रकाश की लाइट जैसे ही पृष्ठ पे पड़ती है तुरंत इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाता है, इन दोनों के बीच कोई भी समय अंतराल नहीं होता है। यानी क्या,
आपतित प्रकाश की लाइट जैसे जैसे ये लाइट यहाँ पृष्ठ पे पड़ी, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। एक 20 सेकेंड का समय पश्चात नहीं होता है। समय पश्चात मतलब थोड़ा भी समय नहीं, ये आई इलेक्ट्रॉन पड़ा, फिर वो सुबह हो गया उठो, ऐसे नहीं करता है, तुरंत उठ के चला जाता है पढ़ने के लिए। सुबह में 4 बजे पीठ पर एक गोजी लगा, फिर एक बार भी करवट नहीं बदलोगे, तुरंत उठोगे पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। ये कंडीशन होता है। समझे बात समझे कि नहीं समझे? तुरंत उठोगे बैठ जाओगे पढ़ने के लिए ना, वही बात। तो मैं इस स्टेटमेंट को लिखता हूं। स्टेटमेंट क्या है? प्रकाश के धातु पर या प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर आपतित होने तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच समय पश्चात नहीं होता है। प्रकाश को पृष्ठ पर क्या आपतित होने तथा प्रकाश को पृष्ठ पर क्या प्रकाश को पृष्ठ पर आपतित होने तथा जो प्रकाश है पृष्ठ पर क्या हुआ आपतित होने तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई भी समय पश्चात नहीं होता है। कोई भी समय पश्चात नहीं होता है। प्रकाश को पृष्ठ पर आपतित होने तथा पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कोई भी समय पश्चात नहीं होता है। सुबह 4 बजे सोए हो, एकदम बिहनो बिहाने, पापा एक लफ्जा ले गए, तार तार 2 ठे रखे, हाँ, तुरंत उठ के पढ़ने बैठ जाओ, तुरंत, कोई एक भी सेकंड का समय नहीं लगेगा। कोई भी एक भी सेकंड का समय नहीं लगेगा। ना, अब यहां तक हो गया, चारों सिद्धांत समझ में आ गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपका कवर हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित नियम। ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चले आगे, हो गया? चलो भाई, अब हेडिंग डालना आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित समीकरण या नियम। क्या लिखना? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अच्छा जी, तो मेरी बात सुनो जी। क्या? अच्छा जी, मेरी बात सुनो जी, है ना, इधर ध्यान दो जी। मान लो ये है चारपाई और ये है आप सोए हो एकदम तान के। नहीं भाई, ये इस टाइप से सोओगे तो कुछ गलत समझेंगे सभी लोग। ये सिंपल तरीके से, ये आप सोए हो इस तरह से, ठीक है भाई, मुझे फिगर नहीं बनाने आता। पापा जी आए, लबदा लेके 2 ठे मार दिए। 2 लबदा क्यों मारे? पापा जी जानते थे
पहले लब्धा में आपका नीड टूटेगा, दूसरी लब्धा में आपका क्या होगा, आप बेड छोड़कर तुरंत पढ़ने के लिए चले जाओ। दो लब्धा से काम नहीं चलेगा, समझे? दो लब्धा मारे पापा जी, एक लब्धा में नीड टूटेगा, दूसरी लब्धा में क्या होगा, आप बेड छोड़कर पढ़ने के लिए चले जाओगे। अरे मेरी बात समझो सभी लोग, बात समझ रहे हो? दो लब्धा मारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइंस्टीन का विद्युत ऊर्जा समीकरण। पहले लब्धा का मतलब स्ट्रिक, हाँ स्ट्रिक मतलब डंडा है। अंग्रेजी बाबू हम लोग नहीं है, सीबीएसई बोर्ड नहीं चल रहा है, हिंदी मीडियम है, गांव के आदमी है, गोजी लब्धा से जानते हैं, हाँ? लठ मार देंगे, समझे कि नहीं समझे? बात इधर आ जाओ पॉइंट पर। दो लब्धा मारेंगे, पहला लब्धा क्या करेगा, दो लब्धा ना, पहला क्या करेगा, नींद, नींद से जगाएगा, ठीक है? दो लब्धा मारे हैं, पहला नींद से जगाएगा, दूसरा क्या करेगा, उठकर पढ़ने के लिए बैठेगा, पढ़ने के लिए भेजेगा। बात समझो, दो लब्धे की बात है, पहला लब्धा नींद से जगाएगा, दूसरा लब्धा क्या करेगा, पढ़ने के लिए बैठाएगा। तो आइंस्टीन भी इसी तरह से समीकरण दिए थे। उन्होंने बताया था जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा, फोटान द्वारा दी गई ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। कितने भागों में, दो भागों। पहला तो उस धातु के कार्यफलन को बराबर करती है, दूसरा क्या, वहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको गतिज ऊर्जा देती है। पहला क्या करती है, आपको नींद से जगाती है, दूसरा लब्धा पढ़ने के लिए भेजती है। उसी तरह से धातु, प्रकाश किरण धातु की सतह पर आई तो पहला दो भागों में विभक्त हुई, पहला क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन पहला क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पहले जगाएगा, जगाएगा मतलब उसकी कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देगा, दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उठाकर बाहर फेंक देगा, गतिज ऊर्जा उसको दे देगा। यानी दी गई ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है, दी गई ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है। बात समझ में आ रही है? पहला क्या करता है, उसके पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको जगाता है, दूसरा दूसरा भाग क्या करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को उठाकर बाहर फेंक देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इलेक्ट्रॉन आइंस्टीन का ऊर्जा प्रकाश विद्युत समीकरण समझ में आया कि नहीं आया? कितने भागों में विभक्त होता है, दो भागों में। पहला क्या करता है, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा देता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकने का काम करता है। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, अरे आप बताओगे, आया कि नहीं आया? स्टेटमेंट लिखवा दूं? चलो स्टेटमेंट लिखवाता हूं, आप लोग बात करो, मैं कंप्लीट करता हूं। चलो ध्यान दो इधर ना। आइंस्टीन जो होता है, आइंस्टीन, आइंस्टीन आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के, आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के सिद्धांत के आधार, मैक्स प्लांक के सिद्धांत के आधार पर, मैक्स प्लांक के सिद्धांत के आधार पर ना, आधार पर बताया कि, बताया कि, ठीक है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक के सिद्धांत के आधार पर क्या बताया कि जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, जब कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है,
धातु की सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो फोटान की ऊर्जा, तो फोटान की ऊर्जा, अच्छा फोटान की ऊर्जा कितना होती है, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, बताओ, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, फोटान की ऊर्जा क्या होती है बताओ, कौन बताएगा, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, कौन बताएगा, अरे कोई तो बताए, कल ही तो बताया था, कल ही का मतलब स्टार्टिंग में तो बताया था मैंने, कल कर रहा हूं मैं। हम्म, फोटान की ऊर्जा होती क्या है, दो होती है, अरे दो नहीं होती भाई, एच न्यू होती है, पलटो पन्ना, क्वांटम सिद्धांत में नहीं बताया था, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, मैक्स प्लांक के मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, मैक्स प्लांक के क्वांटम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ना, अरे बस क्वांटम सिद्धांत भूल गया था, उसी शब्द को एडजस्ट करना है, बताया कि मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, आइंस्टीन जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जब कोई फोटान, जब कोई क्या, फोटान अच्छा से नहीं, फोटान, जब कोई फोटान, जब कोई फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटान की ऊर्जा जो है, फोटान की ऊर्जा जो कि क्या होती है, फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है, फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है, मैंने लिखवाया था क्वांटम सिद्धांत में, जाके देख लेना सभी लोग, फोटान की ऊर्जा एच न्यू दो भागों में, दो भागों में क्या होती है, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में, दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है, दो भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है ना। प्रथम भाग इलेक्ट्रॉन के को धातु की सतह तक लेकर आता है, प्रथम भाग जो होता है, प्रथम प्रथम भाग, भाग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह, धातु के क्या सतह तक लेकर आता है, प्रथम भाग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धातु के सतह तक लेकर आता है, जिसे कार्य फलन W कहते हैं, और दूसरा भाग क्या गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा, सतह तक लेकर आने का मतलब क्या है,
ये जो धातु का कार्यफलन था उसके बराबर ऊर्जा देना ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिसे कार्यफलन W कहते हैं। दूसरा भाग क्या करता है, दूसरा भाग क्या करता है, दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा, दूसरा भाग क्या करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होता है, ई के प्रदान करता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के प्रदान करता है। ये तो है आपका पूरा प्रकाश वैद्युत समीकरण, समझे बात को। यह है आपका प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया जब किसी धातु की सतह पर फोटान मतलब फोटान क्या आपतित होता धातु की सतह पे आपतित होता है तो फोटान की ऊर्जा दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रथम भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर निकल कर आता है, ठीक है, जिसे कार्यफलन कहते हैं। दूसरा भाग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के प्रदान करता है। अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या, ई के प्रदान करता है। ये हो गया। अगर इसका समीकरण लिखना चाहें तो ध्यान देना, आप यहां से अगर नहीं ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आएगा। यहां से नहीं ध्यान, देखो मान लो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो एच न्यू मिला था, ये तो वो दो भागों में होता था। पहला तो कार्यफलन W निकालने में, दूसरा क्या, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के निकालने में। एक तो कार्यफलन है यह, इसको निकालने में, दूसरा क्या, गतिज ऊर्जा देने में, कार्यफलन का मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और गतिज ऊर्जा में, ये क्या है, ऊर्जा। अरे क्वांटम सिद्धांत का आधार ऊर्जा तो यही था ना, दो भागों में विभक्त हो गया। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो ध्यान देना, अब यहां से असली खेला शुरू हो रहा है। ई के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W0 एच न्यू को उधर लेते जाओ, एच न्यू, ये लिख सकते हैं। ई के इज इक्वल टू W0 एच न्यू लिख सकते हैं। अच्छा जी, W0 को जो कि कार्यफलन है, इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू नॉट था। ये आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग, अरे बताओ पढ़े थे। अरे कार्यफलन में नहीं पढ़े थे, कार्यफलन W, ये कार्यफलन है ना, कार्यफलन पढ़े थे आप लोग, कुछ समय पहले पढ़े थे आप लोग ने। तो ई के जगह पर ई के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू। तो यहां से ई के का एक समीकरण निकल गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा का, एच इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू, ये समीकरण निकल के आया। एच इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू, ये समीकरण निकल के आया। बहुत जगह क्वेश्चन लगाने में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में इस समीकरण का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे ये वाला समीकरण भी यूज में आता है। ध्यान देना कौन सा वाला समीकरण, आप लोग जानते हो कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लैम्डा नॉट, और न्यू इज इक्वल टू क्या, सी अपान लैम्डा होता है। न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा नॉट, और सी न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ये मान जो है समीकरण इस एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे ये मान, तो क्या हो जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट का वैल्यू सी अपान लैम्डा नॉट माइनस न्यू का वैल्यू सी अपान लैम्डा,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस समीकरण को भी समीकरण नंबर 2 बना लेना, कहीं कहीं इस पे भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, इस समीकरण को भी समीकरण नंबर 2 बना लेना, कहीं कहीं यहां पे भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, है ना, समझे। ये दोनों चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से दोनों जो फार्मूला मैंने कराया है, ये दोनों चीज क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों मैं कराया है यहां से, ये समीकरण नंबर 1 वाला और समीकरण नंबर 2 वाला, ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ये दोनों समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। आ गया समझ में। आगे चलें, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा सभी लोग, यदि निरोधी विभव न्यू नॉट है, अगर यदि यदि निरोधी विभव क्या है, वी नॉट, यदि निरोधी विभव क्या है, वी नॉट है, ई आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही है, तथा द्रव्यमान यम है, तो यम है तो आप लोग जानते हो अधिकतम गतिज वेग, अधिकतम अधिकतम वेग, अधिकतम वेग v है, अधिकतम वेग क्या है, v है, अधिकतम वेग क्या है, v है, तो अधिकतम वेग क्या है, v है, तो अधिकतम वेग क्या है, v है, तो क्या होगा, ध्यान देना, अधिकतम वेग v है तो क्या होगा, आप लोग जानते हो गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या होता है, ई वी नॉट या हाफ एम बी स्क्वायर, ये आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 11 में, ई बी नॉट ये होता है। तो समीकरण यहां से ये भी बन सकता है कि ई के इज इक्वल टू, जो समीकरण लिखा था हमने क्या, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ई के स्थान पे हम लोग इसे समीकरण नंबर 1 माने, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण ए नंबर 1 से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ई न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ये इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इतना समझ लेना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को लिख लेना सभी लोग, समझे कि नहीं समझे ना। समझ गए सभी लोग। यहां से आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत जो समीकरण था ये खत्म हुआ। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, इसे भी कर लेते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे।
नोट कर लीजिए सभी लोग। चले आगे, हो गया। आगे चलें, चलो ठीक है। चलिए आगे एक क्वेश्चन लिखते हैं, सभी लोग क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी धातु की कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन है आपका, किसी धातु का कार्यफलन कितना है। कार्यफलन जो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन जो है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन आपतित होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या होता है, फोटॉन आपतित होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होता है, फोटॉन आपतित होता है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, कितनी है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है। देखना सभी लोग क्वेश्चन को, किसी धातु का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या ऊर्जा कितनी होगी, यह आपसे पूछा है। अच्छा एमडी मुस्लिम अंसारी, मुंह उठा के चले आते हो। क्लास की स्टार्टिंग मैंने बताया कि आज टेस्ट होगा, तो या तो 8 बजे के बाद होगा, या फिर टेस्ट टेस्ट क्या होगा, संडे को होगा। मैंने बता रखा है, बताया था कि नहीं बताया था। क्यों यार, फिर भी ऐसे कैसे चलेगा काम। मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, हालांकि इसे 1 सप्ताह पहले तो बताया था। हाँ? अरे मैंने स्टार्टिंग बताया था। होगा तो 8-9 बजे होगा रात को, या फिर कल सुबह में होगा। चलो आगे चलते हैं हम। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या, यहाँ पे क्या ज्ञात करना, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना है आपको। हमने बताया, क्या बताया, हमने बताया कि समीकरण, किसका समीकरण, समीकरण बताया सर, लेकिन किसका बताया, मैंने बताया था आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन चचा का समीकरण, आइंस्टीन के समीकरण से क्या होता था, E इज इक्वल टू क्या था, ई के इज इक्वल टू क्या था, बताओ। ई के इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस डब्लू नॉट। तो यहां पे ध्यान देना, धातु का कार्य फलन दिया है, डब्लू नॉट का वैल्यू दिया है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन की ऊर्जा है, यानी एच न्यू की ऊर्जा कितना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वैल्यू रख देते हैं ई के इज इक्वल टू एच न्यू ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाएंगे तो यहां से ई के का वैल्यू क्या आएगा 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यही तो गतिज ऊर्जा आपसे पूछा है। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है आपसे। अब नहीं बता पाओ आप लोग क्वेश्चन को तो हम क्या करें, क्वेश्चन तो ऐसे ही सिंपल सिंपल पूछता है, क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछता है, समझे, क्वेश्चन ऐसे ही एकदम सिंपल पूछता है। और क्वेश्चन पूछे, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, करो आप लोग। क्वेश्चन बनाने दो यार। और सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, वहां से लगा लेना, जो नहीं आएगा पूछ लेना, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। रेडियन, रेडियन, रेडियन का कार्यफलन, कार्यफलन, रेडियन का कार्य फलन दो, रेडियन का कार्यफलन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ज्ञात कीजिए कि ज्ञात कीजिए कि 7000 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। 7000 तरंग दैर्ध्य, 7000 तरंग दैर्ध्य, 7000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ पर आपतित होता है, का प्रकाश उसके पृष्ठ पर क्या होता है आपतित होता है। 7000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ पर क्या होता है आपतित होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सकता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा या नहीं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा या नहीं, यह क्वेश्चन है। ये क्या है बाबा, क्वेश्चन है। रेडियन धातु का कार्यफलन जो है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, रेडियन धातु का कार्यफलन कितना है, यानी डब्लू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर आज 7000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ पर आपतित होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकेगा। तो याद रखना 7000 तरंग दैर्ध्य से कितना ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था तरंग दैर्ध्य ऊर्जा इज इक्वल टू, मैंने क्या फार्मूला बताया था आप लोगों को बताओ, एच न्यू बताया था या फिर इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा बताया था। तो ये वाला फार्मूला लगेगा एच सी अपान लैम्डा। तो इज इक्वल टू क्या होता है
एच सी अपान लैम्डा होता है। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच का वैल्यू क्या 6.2। एच का वैल्यू होता क्या है, एच का वैल्यू क्या होता है बताओ, एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 6.6 × 10⁻34 ना। और लैम्डा लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 7000 एंगस्ट्रॉन दिया है, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज है 10⁻10 से गुणा करेंगे। ये सभी चीजें हैं आपके सामने। तो ऊर्जा इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊर्जा इज इक्वल टू आएगा क्या, एच का वैल्यू आया 6.6 इंटू 10⁻34, ये एच का वैल्यू आ गया। एच सी का वैल्यू क्या 3 × 10⁸ आ गया। सी का वैल्यू अपान लैम्डा 7000 इंटू 10⁻10 ये आएगा। सॉल्व करोगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.78, क्या आएगा 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अच्छा ये बताओ कि ऊर्जा यहाँ पे आपतित कर रहे हैं 1.67, जबकि कार्य फलन क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सकेगा, कार्य फलन यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम लोगों की ऊर्जा 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या यह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सकेगा, बताओ क्या यह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सकेगा। नहीं कर सकेगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकेगा। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या कि नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा ना, नहीं कर सकेगा, ठीक है, नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, समझे, इस टाइप के क्या आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, समझ गए आप लोग। प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं और किस हिसाब से आपको पढ़ना है ना, और प्रकाश वैद्युत का नियम। तो चले आगे इसके, बताइए। तो चले ऐसा करते हैं, ठीक है। आपने गलत लिखा, कहां पे गलत लिखा मैंने, कहां पे गलत लिखा, कहां पे मैंने गलत लिखा भाई, कहां पे गलत लिखा, कहां पे गलत लिखा मैंने, 6.62 लिखे हैं, चलो 6.6 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना से, समझे सोनू, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो कुछ लोग कह रहे थे मैथ की क्लास नहीं चल पाती है, पढ़ लो मैथ, फिर मिलते हैं 6 बजे केमिस्ट्री क्लास में। ये तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स चलेगी, और देखते हैं 9 बजे टेस्ट रखते हैं रात को, सही रहेगा, 9 बजे से पहले आपका खत्म कर देंगे, टेस्ट दे देना, संडे को फ्री रहना, संडे को आगे पढ़ना, ठीक है। नहीं केमिस्ट्री पढ़, मैथ पढ़ लो आप लोग भाई। शिवानी लेक्चर अपलोड हो जाएगा, शिवामी नाम है आपका, देख लेना आप खुद से दोबारा, आज ही टेस्ट देखते हैं हम, रखते हैं, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा बैठे बैठे, ओके। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं।
ठीक है।